सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। सभी मेरे प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो चैप्टर हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं वे काफ़ी रोमांचक और बेहतरीन सा चैप्टर लेकर के आए हैं, उत्सर्जन, जो जीव विज्ञान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण सा चैप्टर है। तो सभी दोस्त पहले स्क्रीन पर जो आपका बना हुआ है फोटो, उस फोटो को एक बार अच्छे से देखें और जो आपको पढ़ना है बुक में वो आप पहले बुक निकाल लें अच्छे से। इसके बाद हम आपको बीच दर्शन होने वाले हैं कुछ ही समय में, है ना। पहले एक बार नज़रों से देखें मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा आपको दिख रहा है मेरे द्वारा बनाया गया फोटो, है ना। कुछ सहयोगी ने मिल करके, आप ही के क्लासमेट ने इसे तैयार किया है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी फिगर बनाने में काफ़ी मज़ा आता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी में लाइव जुड़ चुके मेरे प्यारे साथियों, है ना। कैसे हैं आप लोग? लेट आप लोग के बीच समय अवधि से, कारण कि हम आप लोग के बीच फिगर तैयार कर रहे थे आप लोग के साथ रह कर करके, है ना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, आ जाइए। चलिए सभी दोस्त पहले फटाफट से लाइव आ जाए मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग मंटू जी, पंकज जी, ठीक है, आर्यन जी जुड़ चुके हैं, प्रिंस जी, गुड्डी गुप्ता जी, अभिषेक कुमार जी जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव दीदी जुड़े हुए हैं, रंजन कुमार यादव जी, कोमल मेहता जी, कुमार सुमित, शेख जोया, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, सभी को इस महफिल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। चलिए फटाफट से एक बार नज़रें से देखें फिगर को, और जो आपके लिए हम तैयार किए हैं आप लोग के साथ ये फिगर काफ़ी रोमांचक चैप्टर है, उत्सर्जन, है ना। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम सब मिल कर के इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना जी। इस चैप्टर को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी हम आपको कुछ ही भाग दिखाएंगे, जो हमको पढ़ाना है उसी भाग को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। बारी बारी से हम आपको पूरा फिगर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। यस सर, उत्सर्जन का मतलब होता है कि बेकार और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर फेंकना। क्या बोला हमने? बेकार और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल करके फेंकना, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? हम उत्सर्जन कहते हैं। पिछले अध्याय में जो हमने आप लोगों को बताया, परिवहन के बारे में लेकर के चले थे, उसी सिलसिला को हम आप लोग के साथ आगे आज बढ़ा रहे हैं। आज हम उत्सर्जन, कई उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से शरीर में बहुत सारे अवशिष्ट और बेकार पदार्थ जमे हो जाते हैं। वे अवशिष्ट और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जिस रूप में जो पदार्थ शरीर से बाहर निकल रहे हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उस पदार्थ को? हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं। आइए, कहता है कि जीवों के शरीर में, शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ध्यान दीजिएगा, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों के शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको जाकर के जो है ग्लूकोज में टूटता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, प्रोटीन ग्लूकोज बनता है ना, जल पीते हैं। ये सभी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, उस अवशिष्ट पदार्थ को
शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, उत्सर्जन का, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पेड़ पौधा हो, उत्सर्जन का होना बेहद आवश्यक है। क्या समझा आपने? क्योंकि उत्सर्जन के ही माध्यम से संतुलन बना रहता है। यदि हम आपको कहूँ कि एक घड़ा में या एक बर्तन में आप केवल पानी को डालते रहें, ठीक है, या एक बैलून में आप पानी को डालिए और उसको बाहर नहीं निकालिए, क्या होगा? एक समय बाद वह पूरा बैलून भर करके फूल जाएगा और अंत फूट जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाया, संतुलित नहीं हो पाया, है ना, तो वह क्या होगा? फूट जाएगा। इसीलिए संतुलन, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो है उत्सर्जन का होना बेहद जरूरी है। ठीक है जी, कोई शक? समझ में आ रहा है? अभिषेक जी, संतोष जी, सुबोध राज जी, दीपक यादव जी, अंशु जी, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? सब ठीक हैं? आ जाइए, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सभी को। कोमल जी, गोल्डन जी, अंशुराज जी, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अगर हम बात करूं उत्सर्जी पदार्थ की, क्या लेकर चलूं? यदि हम बात करूं उत्सर्जी पदार्थ की तो कहता जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि श्वसन क्रिया में क्या होता है? मैक्सिमम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना, मैक्सिमम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होती है? श्वसन की क्रिया में होती है। और पिछले कक्षा में हमने पढ़ चुका था कि श्वसन की क्रिया के लिए एक विशेष अंग होता है, जैसे फेफड़ा, गिल्स, श्वास नली इत्यादि, है ना, यह सब आपका होता है, ठीक है, श्वसन के लिए। आगे कहता है इसके अलावा पता क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि का भी हमारे शरीर से निष्कासन होता है उत्सर्जन के रूप में, ठीक है ना जी। अमोनिया का भी निष्कासन होता है उत्सर्जन के रूप में। और एक बात आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, ये जो आपका अमोनिया है, क्या लिखा हमने? अमोनिया, ये जो आपका अमोनिया है ना, यह अमोनिया पता है जल में घुलनशील है। किसमें सर? जल में घुलनशील है। अमोनिया किस में घुलनशील है? तो यह अमोनिया जल में घुलनशील होता है। अगर बात करूं यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होता है। यूरिया की अगर बात करूं तो यूरिया अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा जटिल होता है, परंतु कम विषैला होता है। सबसे ज़्यादा जटिल आपका अमोनिया है ना, लेकिन अमोनिया आपका विषैला है। लेकिन जटिलता की हम बात करूं तो जटिलता के आधार पर हम किसे लेंगे? यूरिया को लेंगे। कंप्लीट है? कोई शक? यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन रेप्टिलिया और एबीज वर्गों के जंतुओं में होता है। जो यूरिया का निष्कासन होता है यूरिक अम्ल के रूप में, वे दो भागों में पाया जाता है। एक रेप्टिलिया वर्ग, तो रेप्टिलिया वर्ग आप लोग जानते होंगे, जो रेंग कर चलता है, जैसे सांप, क्रोकोडाइल, है ना, ये सब का छिपकली, इसका रेप्टिलिया वर्ग के साथ तहत आता है। तो रेप्टिलिया वर्ग और एबीज के तहत हम सब मनुष्य, जीव जंतु जितने भी होते हैं वे एबीज के तहत आते हैं। तो ये सभी में यूरिक अम्ल क्या होता है? विद्यमान होता है। बहुत अच्छा, ये सभी में क्या होता है? यूरिक अम्ल क्या होता है? विद्यमान होता है। कोई शक? अब आइए, हम अगर बात करूं जंतुओं में उत्सर्जन की, तो जंतुओं में कई चीज उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर विद्यमान होते हैं। समझ गए ना? करा के देखिए,
दो प्रकार के जंतु हमने देखा, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे। एक कोशिकीय जंतु होते हैं और एक बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। अगर एक कोशिकीय जंतु की बात कर लूँ, जीव की बात कर लूँ, तो उसमें तो पता है आपको किसी प्रकार की कोई विशेष चीज़ उसमें नहीं होती है, मालूम है ना आपको, उसमें किसी भी प्रकार की विशेष चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सारी क्रियाकलाप एक ही कोशिका में होता है और वह सीधे पर्यावरण के क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं, और वह सीधे पर्यावरण क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं, है ना। अब पर्यावरण के संपर्क में होने के कारण उसकी पूरी क्रियाविधि किसके माध्यम से संपन्न हो जाती है, पता है आपको, पर्यावरण के सीधे संपर्क में होने के कारण संपूर्ण क्रियाविधि, चाहे श्वसन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, भोजन ग्रहण करने की क्रिया हो, वे सारी क्रिया किसके द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा संपन्न हो जाता है। क्या लिखा हमने, विसरण, है ना, विसरण की क्रिया द्वारा उसमें पूरी क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, आइए, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दें आप लोग, बहुत अच्छा, पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दें, आप लोग वार्तालाप ना करें अपने आप में, ठीक है जी। 10th के आप लोग विद्यार्थी हैं, समय अवधि आपके पास बहुत कम बचा है, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग केवल फोकस रहें पढ़ाई पर। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें आपसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मेरी बात को अमल करें गौर से, पास में बुक रखें, ठीक है, बुक को पॉइंट को अंडरलाइन करें, पेन और पेंसिल रखें, नोट्स बनाएं, जो भी हम बात बोल रहे हैं उस बात की नोट्स बनाएं, क्योंकि सिलसिलाबद्ध तरीका से अगर क्लास ले रहे हैं, अगर आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो हम भी पढ़ाने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपका अगर सहयोग रहेगा, मेरा सहयोग रहेगा, तो हम आपकी भी मदद करूँगा इस टॉपर की कैटेगरी में जाने का, ताकि पूर्ण रूप से आप सफल हो सके। कंप्लीट है, इसीलिए आप लोग केवल पढ़ाई पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब दें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप लोग जवाब अच्छे से दें। कंप्लीट है। मनुष्य में आप पढ़ना है उत्सर्जन, हमने जान लिया एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन विसरण द्वारा ही संपन्न हो जाता है, लेकिन मनुष्य एक जटिल जीव है, यह एक वर्टिब्रेटा के उपसंघ के जंतुओं के तहत आता है, और जितने भी वर्टिब्रेटा संघ में आता है उन सभी में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग को देखा जाता है। देखिए यही तो आपका है वृक्क, है ना, हमने आपके लिए जो है ये जो आपका फिगर बनाया वृक्क वाला, ये आपका वृक्क है। वर्टिब्रेटा संघ के जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो ये वृक्क की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं जो उत्सर्जन में भाग लेता है, आइए उत्सर्जन में कौन कौन सा अंग भाग लेता है, तो इसके लिए आपका देखा था मूत्रवाहिनी, आपको यहाँ पर मिल रहा होगा मूत्रवाहिनी, ठीक है। इसके बाद मूत्राशय, तो ये देखिए आपको मूत्राशय यहाँ पर मिल रहा होगा, है ना। फिर लास्ट में आपका क्या है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। क्या समझा आपने, माने उत्सर्जन में वृक्क के 3 मुख्य अंगक यहाँ पर उपस्थित हैं। पहला अंग क्या रहा, मूत्रवाहिनी, ठीक है ना, ये वाला जो आपका पार्ट कहला रहा है, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका मूत्रवाहिनी कहलाता है। फिर आप देखिए मूत्राशय, ठीक है ना, जहाँ से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, संचित रहता है, वह आपका ये वाला भाग क्या कहलाता है, मूत्राशय कहलाता है, ठीक है। और एक होता है मूत्र मार्ग, होता है क्या होता है साहब, एक मूत्र मार्ग, जहाँ से क्या होता है पदार्थ क्या होता है समय समय पर बाहर निकलता है, जहाँ से पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ, बेकार पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना, ये सब जो है समय समय पर बाहर निकलता है, वह आपका क्या होता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। कितने होते हैं, 3, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, कोई सा, ठीक है। आगे बढ़ूं, बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा, गोल्डन कुमार जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, आ जाइए। कहता है मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होती है, एक जोड़ी में कितने, 2, देखिए ये पार्ट आपका ये, ठीक है, और ये आपका यह हो रहा है कि नहीं। मनुष्य में कितने जोड़ी आपके वृक्क होते हैं, तो 2 होते हैं, सॉरी 1 जोड़ी,
तो एक जोड़ी में कितना पार्ट आपका हो रहा है? 2 पार्ट आपका हो रहा है, एक ये आपका और एक आपका ये हो रहा है, ठीक है। और प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति, ठीक है, उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुकी दंड के दोनों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उदर गुहा के सटे हुए कशेरुकी दंड के दोनों क्या, किसके बीच? हाँ, ठीक है, दोनों ओर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो इस बात को आप लोग याद कीजिएगा। कहता है कि 2 भाग, एक बायां और एक दायां। बायां वृक्क और दायां वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर होता है। बायां जो वृक्क होता है वह दायां वृक्क की अपेक्षा ये वाला वृक्क क्या होता है? कुछ ऊपर होता है ना, कुछ क्या होता है? ऊपर होता है, ठीक है। ये हल्के भूरे लाल रंग का होता है, जो एक सीम के बीज के आकार, सीम का बीज देखे ना, सीम का बीज, सीम का, या आप लोग क्या एक चीज़ खाए हैं, उसको क्या कहते हैं, कुछ कहता है उसको, राजमा, राजमा देखें, राजमा, तो राजमा के समान यानी सेम के बीज के समान क्या होता है? इसका बीज होता है, इसका वृक्क का लंबाई होता है, ठीक है। कहता है कि यह करीब 10 सेंटीमीटर तक लंबा, यह करीब 10 सेंटीमीटर तक लंबा और 6 से 5 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है तथा 2.4 से 4 सेंटीमीटर तक यह मोटा हो सकता है ना। और वृक्क की बाहरी सतह की अगर बात करूं, कोई शक आप लोगों को? सभी को समझ में आ रहा मेरे प्यारे साथियों? हाँ, एकदम सही है। ये सीम के बीज के समान होता है, किसके समान होता है? ये सीम के जो है बीज के समान होता है। आइए चलिए, बहुत अच्छा, एकदम आगे लेकर चलते हैं हम लोग के बीच। ये सीम के बीज के समान होता है, बहुत अच्छा। कहता है कि अगर बात करूं अंतोदल, इसमें एक भाग है अंतोदल तथा भीतरी सतह को कहते हैं नतोदल। अंतोदल और नतोदल, बुक में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको मिलेगा अंतोदल और नतोदल होता है। वृक्क की भीतरी नतोदल सतह हाइलम क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है, हाइलम। अंदर वाला जो भाग होता है अंतोदल का, वह क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है ना जी? क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है, याद रखिए, क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। और कहता है इसी जगह से वृक्क धमनी माने नस, वृक्क धमनी मतलब नस, ठीक है ना, इसी जगह से जो है वृक्क धमनी जो है यहाँ से बाहर निकलता है। बहुत अच्छा बबली जी, बहुत अच्छा, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर। आ जाइए, लेकर चल लेते हैं। कहता है कि वृक्क धमनी वृक्क के प्रवेश करती है और वृक्क शिरा बाहर निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंदर प्रवेश कर, देखिए चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है ना, धमनी आपका अंदर प्रवेश करता है और शिरा क्या होता है आपका? बाहर की ओर, ऊपर की ओर जो है बाहर निकल जाता है। कोई शक, कोई दिक्कत? बुक रखिए, पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, है ना, पॉइंट को पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो इच्छा है, जो टारगेट है, आशा करते हैं, हम ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि आप इस मंजिल को, मेरे बच्चे जो हमसे भी पढ़ रहे हैं, है ना, आप इस मंजिल को ज़रूर पार करें। ये मेरी वादा है। अगर आप इस मंजिल को, कोई बच्चे जो हमसे पढ़ रहे, जुड़े हुए हैं, अगर पार कर जाते हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा और आपका मेहनत भी सफल हो जाएगा, ठीक है जी? आ जाइए, बहुत अच्छा, एकदम मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृक्क के हाइलम, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृक्क के हाइलम की अगर बात करूं तो हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलता है। मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलता है? तो हाइलम से। मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलता है? तो हाइलम से, ठीक है, मूत्रवाहिनी हाइलम से निकलता है। और मूत्रवाहिनी की शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता
है ना। ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, जो वृक्क से बाहर निकलता है, ये भाग क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, ये भाग आपका थोड़ा कैसा होता है, मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहा जाता है। ये जो मोटे भाग आपका होता है, यही तो मूत्रवाहिनी का श्रेणी होता है, क्योंकि मूत्राशय जो पूरा पार्ट होता है ना, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहा जाता है। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट बातें इस अंडरलाइन आप लोग जरूर कीजिएगा। कहता है प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी कहाँ खुलता है, तो मूत्राशय में खुलता, जहां से समय समय पर जो है अपशिष्ट बेकार पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है जी, कोई शक, समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई दिक्कत है ना। अब कहता है कि जो इसके अगर पीछे की बात करूं, थैली के रूप में जमा रहता है, जो उत्सर्जित पदार्थ जो मूत्र होते हैं ना, वे थैली के रूप में रेक्टम के पास जो है नीचे वाले भाग में क्या होते हैं, वे जमा होते हैं, जो कि मूत्र मार्ग द्वारा जो है वह समय समय पर अपने क्रियाविधि से जो है निकलते रहता है। अब कहता है कि वृक्क की आंतरिक संरचना। आइए वृक्क की आंतरिक संरचना हम थोड़ा सा कैमरा को जो है इधर आपके बीच लेकर के आते हैं और समझते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना को लेकर के। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हम कैमरा को जो है वृक्क की आंतरिक संरचना की ओर मोड़ूंगा और आपको देखिए दिखाऊंगा वृक्क की आंतरिक संरचना। क्या दिखाऊंगा, वृक्क की आंतरिक संरचना को लेकर के चलेंगे हम आप लोग के बीच अभी। ठीक है ना। आइए तो हम लेकर के चल लेते हैं, वृक्क की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, आइए, है ना। आप लोग भी फिगर पा रहे अच्छे से, फोटो को बनाएं बेहतरीन तरीका से। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आ गए हम आप लोगों के बीच। ठीक है, ये 1 लेसन पढ़ा चुके हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा। 1 लेसन पढ़ा दिया गया है बायोलॉजी का, टाइम टेबल से आपका पढ़ाया हो रहा है सिलसिलाबद्ध तरीका से। ठीक है ना जी, तो ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पर कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही है आंतरिक, जो कि 5 नंबर का फिगर बाबू बउआ 5 नंबर की बराबर पूछा हको, है ना। ये 5 नंबर के बराबर पूछता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। फिगर बनाना है। जो ईमानदार बच्चे होंगे, ठीक है, जो ईमानदार बच्चे होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सोनोटी जी एक जुड़े हुए हैं, शेख रोया जी, नंदिनी जी, कृति रॉय जी, रंजन जी, अंशु जी, वे जई कई बच्चे जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, उन सबसे कहेंगे कि ये फिगर को जो भी हम आपको यहाँ पर बनाए हैं ना, वे फिगर को एक बार बना करके मेरे जो नंबर है, आप लोग को मालूम होगा, मेरा नंबर सब जानता है, आप लोग को भी मालूम होगा, है ना। उस नंबर पर टेलीग्राम पर आप लोग जरूर एक बार मैसेज करें। ठीक है, उस पर जरूर एक बार मैसेज करें। ठीक है, फिगर बना करके अपने हाथों से। अगर बउआ अगर एकरा पार करे के हको, है ना, तब पता है ना आपको, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को जो है खोना नहीं है, केवल पाना ही है। तो समय को आप लोग बचाइए और इस फिगर को पार करके जरूर भेजिएगा। जिनका जिनका कल फिगर आएगा उनका हम लाइव क्लास में नाम लेंगे। क्या करेंगे, लाइव क्लास में कल उनका नाम लेंगे। ठीक है, जिनका जिनका फिगर आएगा, है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर डिटेल्स आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, आइए ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं आंतरिक संरचना की। वृक्क की आंतरिक संरचना को हम लेकर के चल लेते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान से समझते हैं। कहता है कि प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखी पेशियों से बना होता है। संयोजी उत्तक से बने होते, आरेखित बने लंबी लंबी, 9th में पढ़े होंगे आप लोग, 9th के जीव विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे।
काफ़ी लंबी लंबी जो है रेखाओं से ये क्या होते हैं, मिलकर करके बने होते हैं। ठीक है, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि ये जो बने होते हैं उसे जानते क्या कहते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल से ढका होता है, जो प्रत्येक वृक्क के एक बाहरी प्रस्थान भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। ठीक है, एक अंतस्थ भाग होता है। ठीक है, क्या हुआ अंशुराज जी? अंशुराज जी आप क्यों आग बबूला हो रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यह 15 से 16 पिरामिड, पिरामिड समझते हैं जो इस प्रकार से होता, पिरामिड है ना, 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। पिरामिड को क्या कहते हैं हम? वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, और उस नलिकाओं को नेफ्रॉन और वृक्क नलिकाएं कहलाती है। नेफ्रॉन इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन 2021 लॉक कर लिया जाए। एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं कि नेफ्रॉन वृक्क की, VVI क्वेश्चन 2021, किन्हीं को लगाना है शर्त, किन्हीं को लगाना है शर्त? 2021 VVI क्वेश्चन, नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आइए तो हम लेकर चलते हैं आप लोग को नेफ्रॉन के पास। कहाँ लेकर चलते हैं? नेफ्रॉन के पास। ठीक है, कहता है नेफ्रॉन की संरचना, प्रत्येक नेफ्रॉन में 10 लाख, क्या लिखूं? 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, याद रखिएगा 10 लाख जो है, 10 लाख जो है क्या होती है? वृक्क नलिकाएं होती है। क्या होती है? वृक्क नलिकाएं होती है। 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती है। ठीक है, या नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक वृक्क नलिकाओं का आरंभ प्याले जैसा संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? बोमैन स्फुट। क्या कहते हैं? बोमैन स्फुट कहते हैं, या कोशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। और कहता है वृक्क नलिकाओं के अगर कार्य में एक अस्पष्ट और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। ठीक है, अगर बात करूं समीअष्ट भाग नीचे आकर के क्या होता है? अवरोध चाप बनाता है। ठीक है, और फिर प्रस्थस्थ भाग जो है जाकर के अधिरोहक चाप बनाता है। ठीक है ना, अधिरोहक चाप बनाता है, और यह जो है अधिरोहक चाप के बीच के एक विशेष भाग को क्या कहते हैं? हेनले। ठीक है, और हेनले चाप होता है, और अधिरोहक चाप आगे की ओर संग्राहक नलिका में खुलती है। कहाँ खुलती है? संग्राहक नलिकाओं में खुलती है। तो ये जो संरचना दिया है, बनावट दिया है, आपको एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा। जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करते हैं बात को, जब तक अंडरलाइन नहीं करते हैं बात को, तब तक आप पूर्ण रूप से कैसे कंप्लीट कर पाइएगा, कैसे इस मंजिल को पार कर पाइएगा। आइए अब लेकर चल लेते हैं वृक्क के कार्य। वृक्क में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, और तीसरा होता है ट्यूबुलर श्रवण होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के यहाँ पर कार्य होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर
पुनर्वशोषण और ट्यूबुलर स्रवण होता है ना जी। ये तीन प्रकार के मैं आ गए सर, बहुत अच्छा कृति रॉय जी। ये तीन प्रकार के जो है ये आपका यहाँ पर कार्य होता है। अगर हम फर्स्ट की बात करूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करूँ, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहता है कि यह एक छन्ना पत्र की तरह होता है। कैसा होता है? छन्ना पत्र की तरह होता है, जो अविवाही धमनी जिसका व्यास अपवाही धमनिया से भी अधिक होता है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलर में लाती है। कहाँ लाती है? ग्लोमेरुलर में लाती है। धमनिया क्या करती है? अपवाहित, जो उधर से आती है अपवाहित होकर के, वह कहाँ लेकर के आती है? तो वह लेकर के आती है ग्लूकोज को, लवण को, प्रोटीन को, अम्ल को, जल को, यूरिया को, यूरिक अम्ल को, ये सब को लेकर के आती है कि नहीं। और अपवाही धमनिया का व्यास कम होता है। क्या होता है? अपवाही धमनिया की अगर हम व्यास की बात करूं, तो अपवाही धमनिया का व्यास क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है ना। कैसा होता है? तो कम होता है। ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं। गोल्डन जी आप लाकर दिखाइए इस बात को, है ना। ठीक कराओ ना मैं। अरे बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम दूसरी की बात कर लूँ आप लोग के बीच, तो ट्यूबुलर पुनर्वशोषण की बात करूँ, तो ट्यूबुलर अगर पुनर्वशोषण की बात करूँ आप लोग के बीच, तो ये कहता है कि कभी कभी नलिकाओं की कोशिका में कुछ उत्सर्जी पत्सौरी कर, अगर ट्यूबुलर पुनर्वशोषण की बात करूं, तो ये क्या होता है? यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से होकर गुजरती है। ठीक है, और कहता है कि इस समय कोशिकाएं उन नलिकाओं से होकर गुजरती है, और इस समय उन पदार्थों, इस समय जो है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अच्छा, मेरा कैमरा पीछे चल गया है। आइए, बहुत अच्छा। 490 प्लस दीपक सिंह राजपूत जी कहते हैं, है ना। आ जाइए, बोलिए अंशुराज जी, क्या बात है। लास्ट में हम बातें कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जिनको जितना लाना लाइए। आइए, हमें पढ़ाना का हम पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो होता है क्या, इसमें जिसकी आवश्यकता होती है तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है वह उसे छोड़ देता है। माने जो जो पदार्थों की आवश्यकता तो ग्रहण कर लेता है, और बेकार पदार्थों को यह छोड़ देता। कौन? ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, ठीक है ना। और कहता है साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है, तथा जल की आवधिक मात्रा का भी शोषण इसी के द्वारा होता है। पिछला की बात करूँ, ट्यूबुलर स्रवण की बात करूँ, तो ये कहता है कि कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकलती है, स्रावित होती है, होकर के कहाँ जाती है? तो फिल्ट्रेशन में जाती है। मतलब इसका फिल्टर होता है ना, इसका फिल्टर होता है। और इस फिल्ट्रेशन को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। और यह मूत्र नलिकाओं से होकर के गुजरता है, तथा मूत्राशय में जाकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इस मूत्राशय में जमा होता है, और जो निर्धारित समय पर छिद्र के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर बाहर निकल जाता है कि नहीं। अगर बात करूं आप लोग के बीच मूत्र की बनावट की, क्या करूं? अगर हम बात करूं आप लोग के साथ मूत्र की बनावट की बात करूं, तो कहता है कि यह जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक इसमें विद्यमान होता है ना। अगर एक मनुष्य 24 घंटा में 80 से
100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है। कितना? 80 से 100 ग्राम अगर आहार प्रोटीन के रूप में लेता है तो उसमें निम्न क्रियाएं घटित होती है। अगर बात करूं जल की मात्रा, तो पता है मूत्र में जल की मात्रा कितना होता है, तो 96% होता है कि नहीं। अगर बात करूं ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ उसमें कितना होता है, 6%, 4% उसमें होगा आपका, ठीक है, 4% उसमें आपका ठोस पदार्थ होगा। आ जाइए। और फिर यूरिया की बात करूं तो यूरिया का उसमें 2% होता है और अन्य पदार्थ उसमें कितना होते हैं, 2% विद्यमान होता है। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिस्ट का उत्पादक होता है और यह एमिनो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल बनाता है ना। और कहता है 100 ml रक्त में करीब 80 mg मानी जाती है इसकी मात्रा। अब वही अगर हम बात करूं यूरिक अम्ल की बात करूं तो यूरिक अम्ल आपका क्या कहता है कि रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से लेकर के 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होता है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है ना। और मूत्र की जो पीला रंग होता है ना, कभी कभी मूत्र जो है पीले रंग का स्रावित होता है, तो इसका मुख्य कारण है यूक्रोम। क्या होता है? यूरोक्रोम। क्या इसका होगा? यूरोक्रोम। क्या लिखेंगे? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है ना। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? तो मूत्र का रंग जो है यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पीला होता है ना। आ जाइए। ठीक है जी। तो इस क्लास में अभी हम लेकर के गए जंतुओं में, और कुछ विशेष बात इसमें छूट गया है जो नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगला सैटरडे को, है ना। तो उसमें हम लेकर के आएंगे। ठीक है। अब आपके साथ जो है आपके स्टूडियो में सुजीत सर जी जो है पधार चुके हैं अपने विषय वस्तु को लेकर के, है ना। तो उनके साथ अब लाइव जुड़ते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है जी। तो दीजिए हमें इजाज़त। आप लोग को क्या मिला है फिगर बनाने के लिए, तो आप लोग अच्छे से फिगर बना करके एक बार टेलीग्राम पर मैसेज जरूर करें। ठीक है। चलिए तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं कुछ समय बाद। तब तक के लिए बाय बाय।